हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली अभी कल ही हमने अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए, तो उसके लिए आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम अपने चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें और 1000 क्या, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम लोग डीएसएस का लेक्चर नंबर 4 अपलोड आपको देने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेल्डेड कनेक्शंस। इसके पहले अपन ने 3 लेक्चर्स में डीएसएस का इंट्रोडक्शन और बोल्टेड कनेक्शंस के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं जिन्होंने मिस कर दिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे वेल्डेड कनेक्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों। और जो आज हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे होंगे तो वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। और जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन अपने फोन पे सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग वेल्डेड कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। वेल्डेड कनेक्शन के बारे में जितने भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं एग्जाम्स में, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले वेल्डिंग मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हमें 2 मेटल के पीसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो इन 2 पीसेस को हम 3 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आइदर यू कैन कनेक्ट बाय बोल्ट, या फिर रिवेट से कर सकते, या फिर वेल्डिंग से कर सकते। तो 2 मेटल पीसेस को आपस में ज्वाइन करना है तो उन दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेटलर्जिक बॉन्ड बनाना पड़ता, और वो मेटलर्जिक बॉन्ड हम बनाते हैं उसको हीट देके, उसे गर्म करके। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसे हम हीटिंग के द्वारा उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेटलर्जिक बॉन्ड तैयार करते, इसे हम वेल्डिंग कहते हैं। मतलब वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल प्लेट्स by creating a strong metallurgic bond between them either by heating or pressure। तो आप हीट करके एक स्ट्रॉन्ग मेटलर्जिक बॉन्ड तैयार कर सकते हो और उन 2 मेटल पीसेस को आप आराम से आपस में ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम दोस्तों वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वेल्डिंग के अंदर और बोल्टिंग के अंदर बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम लोग देखेंगे अभी। जैसे कि बोल्ट में हम लोग एक प्लेट है सपोज, तो हम बोल्ट में क्या करते हैं दोस्तों, हम बोल्ट में प्लेट्स में होल करते हैं। अगर हमें 2 प्लेट्स आपस में कनेक्ट करनी है तो हम बीच में होल्स करते हैं और फिर उसमें हम बोल्ट फिट करते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, इससे उस प्लेट का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है। मतलब जितना लोड वो प्लेट कैरी कर सकता था, होल करने के बाद में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, इसलिए उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो गया। ये बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं टेंशन मेंबर के लिए। मतलब टेंशन मेंबर में अगर आप लोगों को 2 प्लेट्स आप कनेक्ट कर रहे हो बाय मींस ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस, तो उसमें आप लोगों को होल करना होता है और होल करने से प्लेट का जो नेट स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब इस प्लेट का जो पहले स्ट्रेंथ था ये था इसका ग्रॉस स्ट्रेंथ, और होल करने के बाद में जो अपने को स्ट्रेंथ मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग नेट स्ट्रेंथ। तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है प्लेट का वो कम होता है बोल्ट के अंदर। लेकिन अगर अपन वेल्डिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो वेल्डिंग में अपने को होल करने की जरूरत नहीं है, तो वेल्डेड कनेक्शन के अंदर प्लेट का जो नेट स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस नहीं होता है। सबसे पहला एडवांटेज ये है वेल्डिंग का कि इसमें आपका जो ग्रॉस स्ट्रेंथ था वही आपको वेल्डिंग के बाद में मिलता है, मतलब आपका ग्रॉस स्ट्रेंथ कुछ भी रिड्यूस नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है जैसे वेल्डेड कनेक्शंस वाटर टाइट है, एयर टाइट है। वेल्डेड जॉइंट थोड़ा वेट कम होता है जॉइंट का, वेल्डेड कनेक्शन करते हैं जब हम लोग तो उस जॉइंट का वजन कम होता है। उसके बाद में वेल्डेड कनेक्शंस का जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा होता है एज कंपेयर टू बोल्ट कनेक्शंस, क्योंकि बोल्ट जब लगाते हैं तो बोल्ट का ऐसे हेड बाहर होता है, मतलब हेड दिखता है आप लोगों को फ्रंट व्यू से, या जैसा आप उसको अपीयरेंस रखेंगे वैसा आपके जैसा आप उसको लोकेशन रखेंगे उसका उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बोल्ट का जो पूरा जो थ्रेड पोर्शन है और शांक पोर्शन है उसके वजह उसको नट कस करते हैं, उस पे जो नट कसते हैं अपन, वो पूरा का पूरा आपको एक्सपोज रहता है। तो ये अगर आपके फ्रंट व्यू में आपको ऐसा हेड बोल्ट का पूरा प्लेन और शार्प पोर्शन दिख रहा है, थ्रेड पोर्शन दिख रहा है, फिर नट दिख रहा है, तो ये अपीयरेंस अच्छा नहीं है। तो वेल्डिंग के अंदर अपीयरेंस अच्छा होता है, वेल्डिंग करने के बाद उसको आप कलरिंग कर दो, पेंट कर दो, तो वो अपीयरेंस और भी अच्छा दिखता है। तो वेल्डेड के अंदर अपीयरेंस वो अच्छा होता है कनेक्शन का एज कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, तो कुछ ड्रॉबैक भी होंगे वेल्डिंग के, जैसे कि वेल्डिंग को कोई भी एरा करा पर्सन तो कर नहीं सकता, उसके लिए एक स्किल्ड पर्सन चाहिए अपने को।
बोल्ट तो हम खुद भी घर पर लगा सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वेल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं, वेल्डिंग के लिए स्किल्ड सुपरविजन चाहिए होता है, जो कि उसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जिस कारण से आपके कनेक्शन का कॉस्ट बढ़ता है वो एक प्रकार का ड्रॉबैक है आपके लिए। जैसा कि वेल्डिंग में स्किल लेबर चाहिए तो उससे कॉस्ट बढ़ेगा, वो ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद में कभी आपको अगर साइट पे वेल्डिंग करना है, फील्ड वेल्डिंग करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होता है, लोकेशन कैसा है हमारा जहाँ वेल्डिंग करना है। तो वर्कशॉप के कंपैरिजन में फील्ड वेल्डिंग थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। और तीसरा पॉइंट बोलूं ड्रॉबैक के लिए, तो वेल्डेड कनेक्शंस के ऊपर जब हम फटिक लोड लगाते हैं या इंपैक्ट लोड लगाते हैं, तो वेल्डेड कनेक्शन में क्रैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मींस वेल्डेड कनेक्शंस आर हाईली प्रोन टू क्रैकिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फटिक और इंपैक्ट लोड। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बने हैं और पूछे हैं, ठीक है। ये सेशन होने के बाद में जितना आपका थ्योरी पार्ट्स कवर हो जाता वेल्डेड कनेक्शन का, वेल्डेड कनेक्शन का, इसके बाद में इसके ऊपर जो WRD, WCD, PWD, SSC में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन 2-3 टॉपिक्स के ऊपर, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक, तो आप लोगों को और भी आसानी होगी कि जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर से क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम वेल्डेड कनेक्शंस के टाइप्स के बारे में, कि कौन से टाइप के वेल्ड हम प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली 2-3 टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा फिलेट वेल्ड हो गया एक, फिलेट वेल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम यूज करते हैं नॉर्मली साइड के ऊपर। बाद में हो गया बट वेल्ड, उसके बाद में होता है एक स्लॉट वेल्ड। बट वेल्ड में आप अलग अलग तरह से उसको दे सकते हो, वी शेप में दिया है तो बट वेल्ड, स्क्वायर शेप में दिया है तो स्क्वायर बट वेल्ड, इलिप्टिकल शेप में दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप बट वेल्ड के बनते हैं, लेकिन मैं आपको मेन टाइप बता रहा हूँ बट वेल्ड। उसका फिर स्लॉट वेल्ड होता है और एक होता है प्लग वेल्ड। तो ये कुछ टाइप्स है आपको ध्यान में रखना है। फिलेट वेल्ड का जो शेप होता है दोस्तों वो होता है ट्रायंगुलर शेप, मतलब इस तरह से अगर अपन वेल्डिंग का शेप दे रहे हैं, वेल्डिंग करने के बाद में इस तरह का शेप मिल रहा है, तो उससे बोलते हैं आप लोग फिलेट वेल्ड। जैसे कि ये एक प्लेट थी, उसके बाद में ये एक प्लेट है, इसको इस तरह से अपन यहाँ वेल्डिंग किया, यहाँ पे इस तरह से इसको वेल्ड करेंगे अपन, तो ये आप लोगों को फिलेट वेल्ड का शेप दे रहा है। यहाँ पे जो शेप मिल रहा है ट्रायंगुलर है, इसे बोलते हैं आप लोग फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड का शेप इस तरह से होता है, वी शेप होता है, इस तरह से बट वेल्ड का शेप होता है। मतलब अगर आपको दो प्लेट एक के ऊपर ओवरलैप पे करनी है और उसके अंदर कनेक्शन करना है आप लोगों को फील्ड की, तो इस तरह से अपन यहाँ पे वेल्डिंग का एक शेप देते हैं, इसे बोलते हैं आप लोग बट वेल्ड। इस तरह से वेल्डिंग हम करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग बट वेल्ड। तो यहाँ इस पे छोटा सा ग्रूव होता है, बीच में छोटा सा ग्रूव होता है और वी शेप में होता है। तो बट वेल्ड के दो टाइप होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंगल वी बट वेल्ड और एक होता है डबल वी बट वेल्ड। मतलब अगर आप दो प्लेट को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो तो सिंगल वी हो गया, और अगर आप दो प्लेट को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो ये हो गया डबल वी बट वेल्ड। तो सिंगल वी बट वेल्ड और डबल वी बट वेल्ड दोनों भी तरह से बट वेल्ड हम यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली फिलेट वेल्ड हम यूज करते हैं लैप जॉइंट के अंदर, और बट वेल्ड हम यूज करते हैं बट जॉइंट के अंदर, ठीक है। लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, ये प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था, तो आप लोग वो लेक्चर देख लो तो अच्छी बात है, नहीं देख लो तो देख लो, ठीक है। प्लग वेल्ड या स्लॉट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी होल के पेरिफेरी के अराउंड वेल्डिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग स्लॉट वेल्ड। जैसे कि अगर ये इस तरह का एक होल है और इसके पेरिफेरी के अराउंड हमने पूरा वेल्डिंग किया है, तो इस तरह की वेल्डिंग को बोलते हैं हम लोग स्लॉट वेल्ड। तो ये जो वेल्ड है इसे बोलते हैं स्लॉट वेल्ड। और प्लग वेल्ड क्या होता है, जैसे कि अगर इस तरह से दो प्लेट है और यहाँ पे अपन ने वेल्डिंग करी, इसको यहाँ पे अपन इसको वेल्ड दिया है इस तरह से, इसका ऐसा शेप दिया वेल्डिंग का, तो दो प्लेट ना अपन लैप जॉइंट में कन्वर्ट करी ना अपन ने बट जॉइंट में लगाए। दो प्लेट अपन ने कैसे कनेक्ट किए, एक पे के ऊपर कनेक्ट किए, एक इसके ऊपर से एक इसके ऊपर है। तो इस तरह से अगर आपको कनेक्शन करना है तो आप उसके बीच में इस तरह का वेल्डिंग शेप दिया होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्लग वेल्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको चारों वेल्डिंग का सिंबल क्या होता है ये बता दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंबल जानना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, क्योंकि सिंबल से ही आप पहचान सकते हैं कि ये वेल्डिंग किस टाइप का होने वाला है, फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, आगे जाएंगे, अब हम डिस्कस करेंगे फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के बारे में, क्योंकि इन दो के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये दो के ऊपर इतने क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, क्वेश्चंस आए भी तो आपको क्या पूछेगा, द वेल्ड प्रोवाइडेड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ होल इज नोन एज स्लॉट वेल्ड। तो इस तरह के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा स्लॉट वेल्ड या प्लग वेल्ड के ऊपर, तो आपके लिए सॉल्व करना इजी है। लेकिन फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के अंदर बहुत ज्यादा टाइप्स है, बहुत ज्यादा उसके टेक्निकल टर्म्स है, तो वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम जाएंगे
पहले देखेंगे हम फिलेट वेल्ड के बारे में सारे टर्म्स, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे बट वेल्ड के बारे में। ये आपको मैं साइमल्टेनियस बता ही चलूंगा कि फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के अंदर इन टेक्निकल टर्म्स को किस तरह से निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिलेट वेल्ड की बात करता हूं दोस्तों। फिलेट वेल्ड का एक जनरलाइज स्केच आपको दिखाई देता, क्योंकि वो स्केच के ऊपर से फिर सारे टर्म्स समझा के दूंगा, ठीक है। देखो सपोज इस तरह के दो प्लेट है, ठीक है, इस तरह के दो प्लेट है और इसको मैंने कनेक्ट किया फिलेट वेल्ड से, तो यहाँ मैंने इसको वेल्डिंग किया, देखो इस तरह से मैंने इसको वेल्डिंग किया यहाँ पे, तो इस तरह से आपको ये वेल्डिंग का शेप दिख रहा होगा। ये दो प्लेट को अपन ने आपस में कनेक्ट किया, यहाँ पे वेल्डिंग करी अपन ने, तो इस तरह से आपको वेल्डिंग का शेप दिख रहा होगा। ये जो इसको जो बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हम लोग वेल्ड फेस, इसको बोलते हैं हम लोग वेल्ड फेस। और ये जो होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग लेग लेंथ। जो वेल्डिंग का लेग है ये लेग की लेंथ है, वेल्ड लेंथ। इसे बोलते हैं हम लोग वेल्डिंग का रूट, इसे बोलते हैं हम लोग रूट। और ये जो दो पॉइंट है दोस्तों, इन दो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग टो, इनको क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। और ये जो अंदर के जोन दिख रहे हैं आपको, ये वाला जोन हो गया, ये वाला जोन हो गया, इन जोन को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन जोन। इन जोन को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन जोन। तीनों जोन जो होंगे दोस्तों, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, इसे बोलते हैं हम लोग फ्यूजन जोन। तो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर शेप तो मिलता नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग जब करते हैं हम लोग तो हमें थोड़ा अनइवन शेप मिलता है, एकदम ट्रायंगुलर सरफेस तो मिलने वाला है नहीं। तो ये अनइवन शेप आपको यहाँ दिख रहा है, इस तरह से आपको शेप मिलता है प्रैक्टिकली जब आप वेल्डिंग करते हो, जब आप फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करते हो, तो इस तरह का आपको एक शेप मिल रहा है। तो ये जो शेप मिल रहा है, ये शेप के अंदर ये जो डायग्राम है, इसके अंदर सारे जो पॉइंट्स है, एक एक जो पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, ये आपके लिए पता होना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टो किसे बोलते हैं, रूट किसे बोलते हैं, फ्यूजन फेस किसे बोलते हैं, लेग लेग क्या होता है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। और ये जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये रूट के पास से और ये जो दो टो को लाइन ज्वाइन कर रही है ना, दो टो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है रूट के पास से, इस डिस्टेंस को बोलते हैं दोस्तों हम लोग थ्रोट थिकनेस। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग थ्रोट थिकनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वेल्डिंग के अंदर, थ्रोट थिकनेस क्या होता है, क्योंकि थ्रोट थिकनेस फिलेट वेल्ड में कैसे निकालते हैं और बट वेल्ड में कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप कोई भी पेपर में देख लो, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड लाइन जॉइनिंग द टोस। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं। और ये जो लेग लेंथ है, ये लेग लेंथ जो निकालते हैं हम लोग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। मतलब फिलेट वेल्ड के अंदर अगर आपको साइज ऑफ वेल्ड निकालना है, तो साइज ऑफ वेल्ड इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लेग लेंथ। जितना भी इसका साइज वैल्यू रहेगा, जो भी ये लेग लेंथ का वैल्यू रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, फिलेट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड होता है मिनिमम लेग लेंथ रिक्वायर्ड। जो भी आपको लेग लेंथ मिल रही है, उसी को बोला जाता है फिलेट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। नॉर्मली वो 3 mm, 5 mm, 6 mm इस तरह से होता है, लेकिन बेसिकली वो डिपेंड होता है कि आपके जो प्लेट आपको कनेक्ट करनी है उस प्लेट की थिकनेस क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग साइज ऑफ वेल्ड फिलेट वेल्ड के अंदर और बट वेल्ड के अंदर। साइज ऑफ वेल्ड का सिंबल होता है एस। तो ये तो आपको बता दिया मैंने कि फिलेट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड इज नथिंग बट द मिनिमम लेग लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द फिलेट वेल्ड। जो लेग लेंथ आपको मिल रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। और जो बट वेल्ड होता है, बट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय थ्रोट थिकनेस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इन बट वेल्ड साइज ऑफ वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय थ्रोट थिकनेस। तो ये आप लोग लिख कर रखो, ठीक है। फिलेट वेल्ड के अंदर इन फिलेट वेल्ड size of weld is nothing but the minimum leg length required, and in butt weld size of weld is specified by the value of throat thickness, ठीक है। तो अब साइज ऑफ वेल्ड होता क्या है, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होता है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होता है फिलेट वेल्ड के अंदर वो होता है 3 mm का। और जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है फिलेट वेल्ड के अंदर, उसे हम निकालते हैं T-1.5 mm, T-1.5 mm। और यहाँ जो T है, ये T का मीनिंग होता है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिनर पार्ट का जो थिकनेस होता है वो आपको T कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होना चाहिए 3 mm, और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होना चाहिए T-1.5 mm। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम कंसीडर कर लो, WRT ले लो, WCT ले लो, SSC ले लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। DSS के अंदर वेल्डेड कनेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो साइज ऑफ फील्ड के बारे में ध्यान में रखना, मिनिमम 3 mm और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं T-1.5 IS 800 2007 के अंदर इसका सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बट वेल्ड के अंदर, आपको बता दिया बट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं, तो थ्रोट थिकनेस के ऊपर डिपेंड है। पहले थ्रोट थिकनेस निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका साइज ऑफ वेल्ड क्या रहने वाला है। तो बट वेल्ड के अंदर साइज ऑफ वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय थ्रोट थिकनेस। ठीक है, अब देखते हैं कि थ्रोट थिकनेस किस तरह से निकालते हैं। थ्रोट थिकनेस का डेफिनेशन बता दिया मैंने आपको, लाइन जॉइनिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड लाइन जॉइनिंग द टोज। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। अब थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं, तो थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए अगर फिलेट वेल्ड में निकालना है और बट वेल्ड में निकालना, कैसे निकालते हैं, तो थ्रोट थिकनेस का सिंबल होता है टीटी, टी सफिक्स टी, और उसका फार्मूला होता है K into S। अब IS 800 अगर आप रेफर कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ कि जब आप लेक्चर देखते हो तो ये IS कोड साथ में लेके बैठा करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है IS कोड को रेफर करना। IS कोड के अंदर सारे स्पेसिफिकेशंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये K जो है, ये K डिपेंड होता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेस के अंदर, एंगल डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। तो जो डायग्राम में आपको दिखाया था मैंने अभी फ्यूजन फेसेस, वो फ्यूजन फेसेस का एंगल क्या होता है उस पे डिपेंड है कि ये K के वैल्यूज क्या रहेंगे। ठीक है, तो फ्यूजन फेसेस का एंगल कभी भी 60 डिग्री से छोटा होता नहीं है और 120 डिग्री से बड़ा होता नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, फ्यूजन फेसेस एंगल शैल नॉट बी लेस देन 60 डिग्री एंड शैल नॉट बी मोर देन 120 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस शैल नॉट बी लेस देन 60 डिग्री एंड शैल नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। बट अगर आपने आईएस को देखा होगा तो वहां भी मेंशन किया है ऐसा, ये जो एंगल होता है फ्यूजन फेस का, ये नॉर्मली 60 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री के बीच में होता है। आपको दिख भी रहा होगा इस तरह से अपन जो फेस निकाला था अभी बिल्डिंग का, तो इसमें ये ऑब्टूज एंगल से कोई मिलने वाला नहीं है। फ्यूजन फेस में ऑब्टूज एंगल मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वहां हमेशा एक्यूट एंगल ही मिलने वाला है आपको 90 से कम या 60 से ज्यादा, क्योंकि 60 से कम तो चलता नहीं है, वो 60 से कम आपको दिखने वाला भी नहीं आईएस कोड के अंदर, उसकी स्टार्टिंग 60 से होती है। तो ये एंगल नॉर्मली 60 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक के कहीं भी हो सकता है, और अगर इस रेंज में ये एंगल कहीं भी है तो अपना K का वैल्यू होता है 0.7। इस रेंज में अगर अपना फ्यूजन फेस का एंगल कहीं भी है तो उस केस में अपना कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.7। मतलब इन शॉर्ट मैं इस KT को 0.7 into S भी बोल सकता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फिलेट वेल्ड के अंदर थ्रोट थिकनेस निकालते वक्त कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। फिलेट वेल्ड के अंदर थ्रोट थिकनेस निकालते वक्त कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है 0.7। एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेस कहां से कहां तक चाहिए, नॉट लेस देन 60 नॉट मोर देन 120। ये क्वेश्चन इसके ऊपर से आपको पूछ सकते हैं। मैंने जो डीएसएस के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये सारे लेक्चर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक कॉपी करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिलेट वेल्ड के अंदर आपको अगर थ्रोट थिकनेस निकालनी है तो ये फार्मूला है 0.7S इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन बेसिक फार्मूला क्या है K into S है। अब अगर बट वेल्ड में अगर आपको निकालनी है थ्रोट थिकनेस तो किस तरह से निकालोगे आप लोग, तो वहां डिपेंड करता है कि आप लोग बट वेल्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंगल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो कि डबल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो। तो अगर आप सिंगल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे थ्रोट थिकनेस का फार्मूला है 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिनर पार्ट। ठीक है, तो सिंगल वी बट वेल्ड के लिए ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला है सिंगल वी बट वेल्ड के लिए। अगर आप सिंगल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको टीटी निकालना पड़ेगा 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। अगर आप डबल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो, अगर आप डबल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे सीधा सीधा आपको फार्मूला रहेगा आपका थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, मतलब जो आपका थिनर पार्ट का थिकनेस है वही आपकी थ्रोट थिकनेस है। आपके पास में जो दो प्लेट अगर कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग, उन दो प्लेट में जिसका थिकनेस छोटा होगा वही आपके थ्रोट थिकनेस की वैल्यू होंगी। अगर आप डबल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हो तो डबल वी बट वेल्ड के अंदर वैल्यू ऑफ थ्रोट थिकनेस विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड किस तरह से निकालते हैं हम लोग, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड किस तरह से, दोनों में फार्मूला कॉमन रहेगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड अगर निकालना है हम लोगों को तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का फार्मूला होता है ओवरऑल लेंथ माइनस ट्वाइस इनटू साइज ऑफ वेल्ड। ये फार्मूला भी बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स सारे फार्मूले जो बता रहा हूं मैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल लेंथ माइनस ट्वाइस इनटू साइज ऑफ वेल्ड। और कोई भी कंडीशन के अंदर, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर इफेक्टिव लेंथ शैल नॉट बी लेस देन shall not be less than 4 times s or 40 mm, whichever is greater। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कभी भी 4 टाइम्स s और 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये जो आपके आएंगे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना। मतलब इन शॉर्ट समझो 40 mm का आंसर बड़ा है इसके अंदर, क्योंकि साइज ऑफ वेट नॉर्मली ये s है, साइज ऑफ वेट नॉर्मली 4 mm 5 mm होती है, तो ये 5 × 4 20 होने वाला है, तो मतलब 40 बड़ा होने वाला है। 99% केस में 40 बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो सपोज कर लो कि आपका इफेक्टिव लेंथ में कम से कम 40 चाहिए, मतलब अगर आपका इफेक्टिव लेंथ यहाँ से आ रहा 20 mm, तो आप 20 नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 40 से कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं और उसकी कंडीशन क्या है, कम से कम इफेक्टिव लेंथ क्या होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एंड रिटर्न्स के बारे में। अंत में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल टर्म जो है वो है एंड रिटर्न्स। दोस्तों एंड रिटर्न्स क्या होते हैं, एंड रिटर्न्स ये शब्द आपने सुना भी होगा, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग कभी ऐसा दो प्लेट कनेक्ट किए हैं, इस तरह के दो प्लेट कनेक्ट किए हैं और यहाँ इस तरह से वेल्डिंग की है हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ अपन इस तरह से वेल्डिंग की है। तो अगर हम कभी वेल्डिंग को उसके कॉर्नर पे टर्मिनेट करते, मतलब टर्मिनेट नहीं बोलूंगा, अगर हम किसी वेल्डिंग में किसी वेल्ड लेंथ को उसके कॉर्नर से थोड़ा कंटिन्यू करते इस तरह से, ताकि उसका जो जॉइंट है वो जॉइंट थोड़ा और रिजिड हो सके, क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन करते वक्त सबसे ज्यादा खतरा जो होता है फेलियर का वो जॉइंट पे होता है। यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है फेलियर का, तो जो भी यहाँ से फेलियर के चांसेस है वो जॉइंट पे होने वाले हैं। तो उस कनेक्शन को थोड़ा और ज्यादा रिजिड बनाने के लिए और ज्यादा उसको अलाइव करने के लिए जब हम उस वेल्ड लेंथ को उसके कॉर्नर से थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो जितना पोर्शन के लिए हम उसे एक्सटेंड करते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग एंड रिटर्न्स। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड रिटर्न्स बोलते हैं। तो आप लोग ये एंड रिटर्न्स हर कॉर्नर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशन के अंदर मैं ये एंड रिटर्न्स 4 जगहों पे प्रोवाइड कर सकता, यहाँ भी कर सकता, यहाँ भी कर सकता, यहाँ भी कर सकता और यहाँ भी कर सकता। अब वो अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने को एंड रिटर्न्स देने हैं या नहीं देने हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास में वेल्ड लेंथ बहुत ज्यादा आ रही, मतलब वेल्ड लेंथ आ रही 400 mm की, लेकिन अपने उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि अपन यहाँ 180 और यहाँ 180 इतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आपके पास में 40 mm का अभी भी स्कोप है प्रोवाइड करने का, तो 40 mm कहाँ प्रोवाइड करोगे आप लोग, तो आप लोग 10-10 mm के चारों जगह पे एंड रिटर्न्स डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं कि अगर आपको एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करना है तो आप किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड रिटर्न्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है ट्वाइस इनटू एस। जो एंड रिटर्न्स का मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है ट्वाइस इनटू एस, मतलब कम से कम आपको ट्वाइस एस तो एंड रिटर्न्स डालनी है। मतलब आपका सपोज आपका साइज ऑफ वेट है 10 mm, तो कम से कम 2 × 5 10 mm का तो आपको एंड रिटर्न्स डालने होगा। मैक्सिमम आप 20 mm 25 mm 50 mm तक भी आप एंड रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वो जो लेंथ है उसकी वो बहुत ज्यादा है, तो ये विड्थ जो है बहुत ज्यादा है, तो विड्थ ये 100 mm की, इसमें तो 50 mm प्रोवाइड नहीं कर सकते ना अपन। तो ये आपको अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से अपने को डिसाइड करना होता है कि हमें एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करने हैं नहीं करने हैं, और करने हैं तो कितना करना है, ठीक है। तो मिनिमम क्या होता है ट्वाइस एस, ठीक है दोस्तों। तो ये वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड सारे टेक्निकल टर्म्स आपको मैंने बता दिए कि साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते, थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते, फिलेट वेल्ड में कैसे निकालते और बट वेल्ड में कैसे निकालते, उसके बाद में इफेक्टिव लिंक कैसे निकालते, उसका में एंगल्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ इनके सिंबल क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो वेल्डेड कनेक्शन होता क्या है, ये सब अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिया दोस्तों। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के कुछ फॉर्मूले, अगर वो फॉर्मूले आप लोग अगर आईएएस को रेफर करते हो तो वहां पे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट की मुझे जरूरत लगी कि आपको और कुछ बताना चाहिए तो मैं जरूर अपलोड करूंगा, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली जाएंगे टेंशन नंबर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी डिफिकल्टी पूछ सकते हो, बेझिझक आपको मैं रिप्लाई दूंगा।
और हाँ, आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो को देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।